हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं और हम लोग कल आपको पढ़ाए थे भारत पर विदेशी आक्रमण, जो मौर्योत्तर काल का राजनीतिक घटना है। और विदेशी आक्रमण हम लोगों ने इंडो ग्रीक का चर्चा किया था। किसका चर्चा किया था? इंडो ग्रीक का चर्चा किया था। इंडो ग्रीक का देन हमने आपको बताया था। इंडो ग्रीक का क्या बताया था? देन क्या बताया था? तो देखिए, इंडो ग्रीक का देन में बहुत सा देन बताया था। इन्होंने चांदी के द्रम सिक्कों को भी जारी किया था। इन्होंने चांदी के द्रम सिक्का, इनका सिक्का जो था चांदी का, उनका नाम था द्रम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इंडो ग्रीक ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था वो उसका नाम क्या है? द्रम नाम है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इंडो ग्रीक ने जो अभिलेख चाहे सिक्कों पर जो लिपि है वो कौन सी है? तो वो है खरोष्ठी लिपि। वो कौन सा लिपि है? खरोष्ठी है और यूनानी है। और इन्होंने भारतीय राजा का नाम अपनाया, भारतीय राजा का नाम अपनाया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक के बारे में है। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के राज्य थे, देशी राज्य थे और विदेशी राज्य थे। ठीक, हमने और विदेशी राज्य में इंडो ग्रीक का चर्चा किया। देखिए, देशी राज्य में मैंने आपको पढ़ाया था सातवाहन, शुंग, कण्व, सातवाहन, ये सब का चर्चा किए थे। कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपको चर्चा कर दूं। मौर्योत्तर काल में इन राजवंशों के अलावा भी कुछ राजवंश थे, जैसे आपका कन्नौज है। तो कन्नौज में इस समय मौखरी राजवंश था। कौन था? मौखरी राजवंश। और इसका संस्थापक कौन था? ईशान वर्मन। इसका संस्थापक कौन था? ईशान वर्मन। कन्नौज में कौन राजवंश था? मौखरी राजवंश। और कन्नौज कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कन्नौज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका थानेश्वर था एक। थानेश्वर जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। यहां पर है वर्धन वंश राजवंश। वर्धन राजवंश। इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन इसका संस्थापक है। ठीक, और हर्षवर्धन के समय इसकी जो राजधानी है थानेश्वर से कन्नौज आ जाती है। हर्षवर्धन के समय थानेश्वर से जो है इसकी राजधानी कन्नौज आ जाती है। वो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको यह स्पष्ट होगा। लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझिए कि थानेश्वर में एक वर्धन राजवंश था जिसका संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। उसके बाद आपको वल्लभी है, नाम सुना होगा वल्लभी विश्वविद्यालय का। ये सौराष्ट्र में है, गुजरात में। और इसका जो है संस्था वल्लभी में मैत्रक राजवंश था। कौन सा राजवंश था? मैत्रक राजवंश था। और इसका संस्थापक कौन था? भट्टार्क था। भट्टार्क जो था इसका संस्थापक था। ये छोटे छोटे हैं, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वल्लभी मैत्रक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भट्टार्क था। मौखरी राजवंश का कहाँ का था? तो कन्नौज का था। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है पूर्वी चालुक्य। पूर्वी चालुक्य की राजधानी कहाँ है? वेंगी या पिष्टपुरी। पिष्टपुरी। और इसका संस्थापक कौन था? आपका विष्णुवर्धन। इसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। और एक है पश्चिमी गंग। पश्चिमी गंग की राजधानी कोलार है। कोलार कहाँ है? मैसूर। और इसका जो राजा था काकू बर्मन था। काकू बर्मा, या कहीं कहीं मिलता है काकुस्थ बर्मन। ये काकू बर्मन इसका पश्चिमी गंग जो कोलार में थी, वो उसकी राजधानी मैसूर थी। पश्चिमी गंग की राजधानी कहाँ थी? कोलार, मैसूर में है। और उसका संस्थापक कौन है? काकू बर्मन। ये बर्मा, ये ध्यान में रखना होगा। कहीं कहीं किताब में काकुस्थ बर्मन भी मिलता है, लेकिन काकू बर्मन चलेगा। ये है आपका कुछ राजवंश के संस्थापक राजवंश के बारे में जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ना। उसके बाद जो है
अब हम लोग इंडो ग्रीक के बाद पढ़ेंगे शक। मैंने बताया था कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक का हुआ, उसके बाद शक का हुआ। देखिए, शक सबसे पहले रहने वाले कहाँ के थे तो ये जान लीजिए। शक जो है रहने वाले थे आपके मध्य एशिया के रहने वाले थे। इनका एग्जैक्ट पोजीशन आप कह सकते हैं सीरिया के उत्तर में, सीरिया के उत्तर में ये रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये बेसिकली चारागाह थे, सॉरी भारत में आए थे, चारागाह की खोज में आए। और भारतीय साहित्य में इनको क्या कहा गया? सीथियन कहा गया। मैंने कल सीथियन का चर्चा किया था, तो भारतीय साहित्य में इनको सीथियन कहा गया। शकों की जो थी ना 5 शाखा भारत में आई। शकों की 5 शाखा भारत में आई। कौन कौन शाखा भारत में आई? तो अफगानिस्तान नंबर 1, उसके बाद पंजाब, तक्षशिला, पंजाब की राजधानी तक्षशिला, उसके बाद आपका मथुरा, ठीक, पश्चिमी भारत, और ऊपरी दक्कन, दक्कन या महाराष्ट्र। इनका कितना साथ था? तो अफगानिस्तान था, पंजाब था, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत, ऊपरी दक्कन या महाराष्ट्र। ये 5 शाखा है इनका जो भारत में आया। पश्चिमी भारत की जो शाखा थी शकों की, वो सबसे ज्यादा भारत पर शासन किया। पश्चिमी भारत की जो शाखा थी भारत पर सबसे ज्यादा शासन किया। वो लगभग 400 साल तक शासन किया, 400 वर्ष तक शासन किया। भारत में शक जो थे अपने आप को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक क्या कहते थे? अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इसको ध्यान रखिएगा। और दो क्षत्रप प्रसिद्ध था, दो क्षत्रप प्रसिद्ध था। दो क्षत्रप प्रसिद्ध था। कौन कौन क्षत्रप प्रसिद्ध था? तो उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में आपका तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन। ये 2 इंपॉर्टेंट था। भारत में जो शक आए वो भारत में बोलन दर्रा होकर आए। किस दर्रा होकर आए? बोलन दर्रा से भारत में आए। तक्षशिला में जो शक शासक थे वो पहला शासक थे भारत के। पहला शक शासक कहाँ के थे? वो तक्षशिला के थे। उनका नाम क्या था? मोगा या माउस। उनका नाम था मोगा या माउस। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये पहला शासक कौन थे? तक्षशिला के शासक जो शक शासक थे वो मोगा या माउस थे। ये पहला शक शासक भी थे। उसके बाद आप देखिएगा पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप में 2 है, नासिक और उज्जैन। नासिक में है आपको, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो नासिक में जो है वो शक का क्षहरात वंश है। कौन सा वंश है? और उज्जैन में कौन सा वंश है? कादर्मक वंश है। उज्जैन में कौन सा है? कादर्मक वंश है। ठीक। क्षहरात वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? भूमक। भूमक था। और इस वंश का प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? नहपान। नहपान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने, यह जो है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था, मैंने आपको बताया था, याद होगा। और नहपान के जो है 8000 चांदी का सिक्का मिला है। 8000 चांदी का सिक्का मिला है। वो कहाँ से मिला है? नासिक में जगह है जुगाल थम्बी, यहां से मिला है। और इस सिक्का पर एक तरफ नहपान का नाम है और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। अर्थात कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। यह आपको जो है
क्षरात वंश जिसकी राजधानी नासिक थी, उसके बारे में सूचना। अब एक कादम्बक वंश जिसकी राजधानी आपको कहाँ है, वह है आपको उज्जैन में। यहाँ इस कादम्बक वंश का संस्थापक था चष्टन। कौन था? चष्टन था। कादम्बक वंश का संस्थापक कौन था? चष्टन था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी कादम्बक वंश का इंपॉर्टेंट राजा हुआ रुद्रदामन प्रथम। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का जो शासन है 130 एडी से 150 एडी। यह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। पहला जो संस्कृत में काव्य अभिलेख है वह इसी ने जारी किया था, जूनागढ़ अभिलेख। और संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख यही है और पहला अभिलेख भी यही है और प्राचीन संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख भी यही है। इसके पहले जो भी संस्कृत अभिलेख होते थे वो प्राकृत भाषा में होते थे, लेकिन रुद्रदामन ने पहली बार संस्कृत में अभिलेख जारी किया और सबसे बड़ा अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया। वशिष्ठी पुत्री पुलमावी को 2 बार पराजित किया। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में सूचना मिलती है और मैंने बताया था कि सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और उस समय उसका जो गवर्नर था सौराष्ट्र का वो पुष्यगुप्त वैश्य था और अशोक ने उसमें एक नहर बनाया था। उस समय योनाथ तुषास उसका गवर्नर था सौराष्ट्र का। लेकिन रुद्रदामन का जो सौराष्ट्र गवर्नर है उसका नाम है सुविशाख। कौन है? सुविशाख। ये सब याद रखिएगा, इसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक के समय सौराष्ट्र गवर्नर योनराज तुषास्प और रुद्रदामन के समय जो गवर्नर है सौराष्ट्र का वो सुविशाख है। जो सुदर्शन झील जो खराब हो गया था, जो गिरनार पर्वत पर था, गिरनार पर्वत में है, वो इसका जो है बिना बेगार लिए रुद्रदामन ने अपने खर्चे से इसका मरम्मत कराया था। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं नहीं बताऊंगा। ये जो रुद्रदामन था, चाहे जो कादम्बक वंश थे, इन लोगों का सबसे नियरेस्ट जो बंदरगाह था भ्रौच बंदरगाह था और भ्रौच बंदरगाह के कारण इन लोगों का व्यापार वाणिज्य काफी फला फूला। व्यापार वाणिज्य काफी फला फूला। देखिए ये लोग ऐसे चांदी का सिक्का जारी करते थे, लेकिन एक याद रखिएगा, कभी कभी उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाता है कि कादम्बक वंश ने किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के जारी किए। तो चांदी बहुत आयात में मिला है और तांबा का सिक्का बहुत कम मिला है। अति दुर्लभ का अर्थ हुआ कम मिलना। तो कादम्बक वंश ने तांबा का बहुत कम मात्रा में सिक्का जारी किया है। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। चांदी का सिक्का तो बहुत आयात में मिला है, लेकिन तांबा का सिक्का कम मात्रा में मिला है। ठीक, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शकों की जो कादम्बक शाखा थी वो सबसे कम या अति दुर्लभ सिक्का कौन से धातु में जारी किया, तो उसका आंसर है तांबा। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही पूछता है, बाकी नहीं पूछता है। उज्जैन का ही एक स्थानीय राजा था, उसका नाम अज्ञात है, आज तक उसका नाम पता नहीं चला है, लेकिन कहा जाता है कि उसने शकों को पराजित किया 57 बीसी में। 57 बीसी में शकों को पराजित किया और विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत का शुरुआत किया। विक्रम संवत को मालवा संवत भी कहा जाता है। मालवा संवत भी कहा जाता है। विक्रम संवत को मालवा संवत भी कहा जाता है। जैसे विक्रम संवत को मालवा संवत भी कहा जाता है और इसने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। भारतीय इतिहास में कुल मिलाकर 14 विक्रमादित्य हुए। 14 विक्रमादित्य हुए। भारतीय इतिहास में कुल मिलाकर 14 विक्रमादित्य हुए। अंतिम विक्रमादित्य हेमू था और पहला विक्रमादित्य कौन था? उज्जैन का राजा था, जिसने 57 बीसी में उज्जैन के एक स्थानीय शक राजा को पराजित करके उज्जैन पर कब्जा किया था।
उसने पहला विक्रमादित्य का उपाधि लिया था और विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में हुआ था। अगर 2022 है एडी, तो बताइए कि ये कौन सा विक्रम संवत है। तो इसमें 57 जोड़ दीजिएगा, ठीक। 7 × 9 अभी जो है 2079 विक्रम संवत है। विक्रम संवत को मालवा संवत भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से 2 अप्रैल को हम लोगों ने विक्रम संवत मनाया। 2 अप्रैल 2022 को विक्रम संवत मनाया। आज शायद आज 4 तारीख है। हाँ, 2 अप्रैल को जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। हम लोग का नया वर्ष यही है, ठीक। हम लोगों का नया वर्ष यही है 2। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह हो गया आपका। और एक है अश्वमेध यज्ञ, भी काफी चर्चा में रहता है। तो सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का नाम है, जो जयपुर पढ़ाएंगे हम, जयपुर का एक राजा था जय सिंह, जिसने जयपुर शहर की स्थापना किया था। वह जय सिंह ने ही अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था। यह भी एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शकों को भारत में अंतिम रूप से पराजित करने वाला कोई था, तो वह था आपको पार्थियन। वो कौन थे? पार्थियन थे। पार्थियन कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। इनको भारतीय साहित्य में कौन क्या कहा गया? पहलव। और इसके संस्थापक का क्या नाम है? तो मित्रदात प्रथम। मित्रदात प्रथम। इनका समय जो है 171 BC से 130 BC था, ठीक। रुद्रदामन प्रथम का मैंने समय आपको शायद बताया कि नहीं, उसको रुद्रदामन प्रथम का समय है 130 AD से 150 AD। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन प्रथम का जो समय है वो 130 AD से 150 AD है। और मित्रदात पार्थियन जो शासक है पल्लव, मित्रदात प्रथम, उनका समय है 171 BC से 130 BC तक। इस वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो था गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस जो था इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। गोंडो फर्निस जो है, इनका समय है 20 AD से 41 AD तक है। 20 AD से 41 AD तक है। इनके समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईसाई पादरी सेंट थॉमस भारत आया था। सेंट थॉमस भारत आया था। ईसाई पादरी सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। उस समय गोंडो फर्निसी राजा था। इनकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला था। इनकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला था। गोंडो फर्निस ने, चाहे पल्लव शासक ने, जो अपने सिक्कों पर धर्मीय नाम का उपाधि लिया, धर्मीय, ठीक। और अपने आप को देवव्रत का भी उपाधि ली, देवव्रत भी कहा, या देवव्रत का उपाधि लिया। पार्थियन को भारत से अंतिम रूप से पराजित करेंगे कुषाण। कौन पराजित करेंगे? कुषाण पराजित करेंगे। और यही आपका पहलव के बारे में, ठीक। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग कुषाण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।